हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ हायर एजुकेशन एंड पॉलिटी। तो आज हमने 5 माइनस किए हैं क्वेश्चंस, थोड़ा डिटेल में हो जाता है, थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाता है, तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे आज 20 एमसीक्यूज, वो भी करेंगे डिटेल्ड में। ठीक, तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। ठीक, उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़, और हमने डिस्कस किए थे स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो खैर, ये वाला भी पार्ट है अपना हायर एजुकेशन का। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ये अभी तक पूछा जा चुका है। तो अभी तक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो है 50। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हायर एजुकेशन सिस्टम से सिलेबस क्या आएगा। ठीक, सिलेबस यही है, कुछ 6 और 7 पॉइंट्स हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वगैरह, और उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो सिमिलरली ये सब जो भी हैं पार्ट, सब पार्ट इसको आप डिटेल में एनालाइज कर लेना। जो भी नहीं मिलता वो आपको इजीली नेट से मिल जाएगा, क्योंकि इंटरनेट एक बिगेस्ट सोर्स है आजकल लर्निंग का। ठीक, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मीन्स यूजीसी वॉज फॉर्मली इनोग्रेटेड ऑन 28 दिसंबर 1953। एक तो ये डेट याद रखनी है, इनोग्रेट कब हुई थी? 28 दिसंबर 1953। बाय होम अमंग द फॉलोइंग, किसने किया था? तो ये चीज़ें हम जानने से पहले कि किसने इनोग्रेट किया था, इससे जानने से पहले हम जानते हैं कि ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें यूजीसी नेट के बारे में जो हमें जाननी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक, तो यूजीसी सबसे पहले क्या था? सबसे पहले इसको बोलते थे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। एक सेटअप हुई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, अभी कमीशन नहीं बना, अभी क्या हुई? कमेटी सेटअप हुई। कमेटी कब सेटअप हुई थी? 1944 में, 1944-45 में। ठीक, तो इसमें सेटअप हुई एक कमेटी। अब उस कमेटी में क्या, उस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस, इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस कमेटी के पास। फिर उसके बाद 1947 में क्या हुआ? इस कमेटी ने जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में उसका चार्ज ले लिया, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ले ली। फिर 1948 में, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, 1948 में क्या हुआ? 1948 में ये थोड़ा ये बन गया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बन गया। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में। अब जो इसके चेयरमैन थे, उसके चेयरमैन थे हमारे जो हम सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे के नाम से। ठीक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके चेयरमैन थे। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बन गया, दैट इज 1948 में। फिर उसके बाद क्या हुआ? फाइनली ये डेट आई 28 दिसंबर 1953, तभी क्या बन गया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी बन गया। ठीक, अब इसका जो इनोग्रेट किया था वो किया था श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद क्या थे? ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट के बाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, और इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पे हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? एजुकेशन डे। ठीक, ये भी आ सकता है एजुकेशन डे, मतलब नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? ठीक, तो 11 नवंबर को जो हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे, इन्हीं के बर्थ डेट पे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो और ये जाहिर सी बात है कि जो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये चीज़ें भी हमें जाननी जरूरी है, क्योंकि कोई पॉइंट आ सकता है। ठीक, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द मेन फंक्शंस ऑफ यूजीसी? यूजीसी के मेन फंक्शंस क्या है? देखो, कुछ फंक्शंस तो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, लेकिन कुछ इनसे अलावा भी कई और फंक्शंस हैं। पहले हम जनरल फंक्शंस कर लेते हैं इसके। जनरल फंक्शन क्या है? जैसे प्रमोट करना, हायर एजुकेशन को प्रमोट करना और कोऑर्डिनेट करना यूनिवर्सिटीज एजुकेशन के साथ। ठीक है, और चलिए ये हम कर लेते हैं। रिकग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्निशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। यूनिवर्सिटी एजुकेशन या फिर कॉलेज एजुकेशन को क्या है? क्वालिटी जो है वो बेटर करनी है, या स्टैंडर्ड जो है डेवलप करना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट यूजीसी नहीं करता। गिविंग ग्रांट टू इंस्टीट्यूशन, अब इंस्टीट्यूशन का मतलब है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तो ग्रांट्स प्रोवाइड तो करता है, इसीलिए तो इसका नाम ही स्पष्ट है, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एंड उसके बाद है मेकिंग स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानता कि आपकी ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानता, लेकिन एक कोऑपरेट करते हैं स्टेट के साथ। सेंट्रल भी, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ और स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ कोऑपरेट करते हैं, ताकि स्टैंडर्ड या फिर क्वालिटी एजुकेशन का इम्प्रूव हो सके। ठीक, सो मतलब मेंटेन द कनेक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट,
और मेनली किस लिए, ताकि हायर एजुकेशन की क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप हो सके। ठीक, और उसके बाद एक कई बार आता है यूजीसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यूजीसी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक, स्टैट्यूटरी बॉडी, अब देखते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी होती क्या है। देखो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक, मतलब जो पार्लियामेंट ने सेटअप की गई होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जो एक कॉन्स्टिट्यूशन से एक्ट बन के आया है। जैसे हम क्या करते हैं, आर्टिकल 324 हम ये इलेक्शन कमीशन से जोड़ते हैं, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से जोड़ते हैं। वैसे स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन इस नॉन स्टैट्यूटरी है। लेकिन इसके पास एक पावर होती है, ये स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इनके पास एक अथॉरिटी होती है, वो लॉज को या फिर डिसीजन को पास कर सकते हैं, या फिर लॉज को पास कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कोई भी ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट या फिर कंट्री, मतलब कंट्री के बिहाफ से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये भी कई बार यूजीसी में मतलब पेपर में पूछ चुका है। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पे ये करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज सी, मतलब थर्ड। Now next question number 3. The University Grant Commission has a scheme for human rights and values in education. Under this scheme, which statement is incorrect? तो इसमें क्या कह रहा है, ये वाली जो स्कीम है ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज इन एजुकेशन, ये स्कीम यूजीसी ने लॉन्च की थी 1985 में। मेनली डेवलप करना था, लर्निंग डेवलप करनी थी, या फिर जो स्टडी मटेरियल है, या फिर मटेरियल के थ्रू ह्यूमन राइट्स की नॉलेज या फिर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनकी जानकारी को स्प्रेड करना था मेनली। और इसकी जो मेन बात है वो करना था, वो था टू डेवलप इंटरेक्शन बिटवीन द सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं वन बाय वन। टू डेवलप इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद टू एनकरेज रिसर्च एक्टिविटीज़ को भी एनकरेज करना, और किस फील्ड में, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में। ठीक है, एंड वैल्यू इन एजुकेशन, मतलब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। और उसके बाद टू एस्टैब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर्स इन स्कूल्स। देखो सिंपल सी बात है, ये स्कूल लेवल पे वर्क नहीं करता, दैट इज यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे। ठीक, या फिर कॉलेज लेवल पे। तो ये थर्ड वन इनकरेक्ट है। और उसके बाद फोर्थ वन, टू सेंसिटाइज द सिटीजन्स सो दैट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स आर रियलाइज्ड। तो मेनली जो ये 1, 2 एंड 4 मतलब A, B, D वो करेक्ट है, और जो इनकरेक्ट है वो है C। Okay, question number 4. Which of the following was launched in 2013 with the purpose to provide strategic funding to eligible state higher education institutions? जो ये वाली स्कीम है ना, काफ़ी बार पूछी गई है, रूसा मतलब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये वाली स्कीम्स जो है 2013 में आई थी, और ये मेनली क्या करती थी, फंडिंग प्रोवाइड करती थी या फिर स्ट्रेटेजिक रोल प्रोवाइड करती थी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक, तो A1 इज करेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन इसी वे में आ सकता है, दैट इज ये भी कई बार आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूसा। ठीक, इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद टू इंश्योर एडेक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी फैकल्टी। उसके बाद टू क्रिएट अ न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस। तो जो ये 3 है ये इनके करेक्ट है, ABC। और कभी भी अगर कोई डीमेरिट्स है उसको कभी भी हम करेक्टनेस में ले ही नहीं सकते। जो फोर्थ वन है वो डीमेरिट है, टू डाउनग्रेड यूनिवर्सिटीज़। किसी भी कोई ऐसी स्कीम जो डाउनग्रेड करे यूनिवर्सिटीज़ की, वो क्यों लॉन्च होगी। ठीक, विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू द ऑटोनोमस कॉलेज। तो जो ABC है वो करेक्ट है यहाँ पे रूसा के बारे में। तो रूसा काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इसको आप सेपरेटली भी कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर। तो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम थर्ड लार्जेस्ट है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन आफ्टर USA एंड चाइना, USA चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, मतलब हायर एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का। तो A एंड C। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। मेनली क्या गोल है, सबसे पहले गोल ये है हायर एजुकेशन का, इट शुड बी एक्सेसिबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। एक्सेसिबल हो, एक्सेस हो, जहाँ तक सबकी पहुँच हो। इक्विटी मतलब सबके लिए सेम हो। उसके बाद इक्वालिटी, दैट इज क्वालिटी एंड एक्सलेंस, क्वालिटी भी हो और एक्सलेंस भी हो। रेलिवेंस, दैट शुड बी रिलेवेंट टू आवर रियल लाइफ, रिलेवेंट हो। और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन।
एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो, ये हमारा स्कूल एजुकेशन भी वैल्यू बेस्ड एंड हायर एजुकेशन भी वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद एफ है कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। कभी भी फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन ये है 8th तक, मतलब 8th क्लास तक, वो भी 6 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक, सो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, तो ये वाला पार्ट नहीं है इसका, बल्कि ABCDE, दैट इज ABCDE 3, यहाँ तक ये करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स। देखो मोस्टली ये यहाँ से यूजीसी के रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन तो पक्के आते ही हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव, स्टैब्लिशमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, ये चीज़ें करना बहुत जरूरी है। ठीक, यूजीसी से रिलेटेड। सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एम। तो मेनली एम क्या था, चलिए ये होमवर्क है, ये ग्रुप में पोस्ट कर देना कि क्या क्या मेन एम है यूजीसी के। नंबर 1 है प्रमोशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, आइडेंटिफाइंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पोटेंशियल लर्निंग। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स। उसके बाद प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू ईच एंड एवरी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ठीक, इसका आंसर पोस्ट कर देना ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है क्या इंडिया का एट द प्रेजेंट। ये 2015 का क्वेश्चन है, लेकिन हम बात करते हैं 2018-19 की। ठीक, अभी वो डाटा रिवाइज नहीं हुआ 1920 का, लेकिन 18-19 की बात करते हैं, इंडिया में करंट सिचुएशन है क्या। ठीक, तो अगर हम बात करें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2015 में थी 23। ठीक, लेकिन अब जो मेन है वो है, सबसे पहली बात, हायर एजुकेशन GER में कौन सा एज ग्रुप होता है, 18 to 23। ठीक, 18 to 23 एज ग्रुप, और कई बार इसको 18 to 24 एज ग्रुप भी हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें मेनली क्या है, इंडिया का जो GER है 2018-19 में वो है 26.3। अब थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है। जनरल एनरोलमेंट रेशो मतलब कितने परसेंट लोग हायर एजुकेशन में एनरोल हो रहे हैं, सिर्फ 26% ही हायर एजुकेशन में एनरोल हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। ठीक, बल्कि अगर हम बात करें GER अदर कंट्रीज़ की, जैसे USA की बात करें, USA में क्या 88% है। और उसके बाद अगर हम बात करें UK की, UK में भी 60% है जनरल एनरोलमेंट रेशो, मतलब 60% नहीं, मतलब 60 है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना का जो जनरल एनरोलमेंट रेशो है वो है 51, और पाकिस्तान का जो है वो थोड़ा लोअर है, दैट इज़ 9, और बांग्लादेश जो है वो है 21। और अब बात करते हैं स्टेट वाइज, इंडिया में सबसे, अभी वेरी करता रहता है हर साल या 2 साल बाद, तो इंडिया में अभी 2019 का जो डाटा है, सिक्किम में सबसे ज़्यादा GER है, जनरल एनरोलमेंट रेशो है हायर एजुकेशन में, वो है 53.9%, मतलब 53.9, लगभग 54। और उसके बाद चंडीगढ़, ठीक, चंडीगढ़ में अराउंड 50.6, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस भी ज़्यादा है। पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ सेटअप है, उसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ सेटअप है, उसके बगल में चितकारा यूनिवर्सिटी है, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ सेटअप हैं चंडीगढ़ में। ठीक, और जो नेक्स्ट तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 49%। तो कुल मिला के टोटल फर्स्ट पे है सिक्किम, सेकंड पे दैट इज चंडीगढ़, और तमिलनाडु थर्ड नंबर पे इंडिया के। अगर हम बात करें, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन 2015। ठीक, वो था 43, लेकिन अब कितने हो गए, 50। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डील्स विद द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑन एजुकेशनल प्लानिंग। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे रिलेटेड अलग अलग इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले देखते हैं NCERT का क्या ऑब्जेक्टिव है और कब सेटअप हुआ था। NCERT सेटअप हुआ था 1961 में। ठीक, और ये मेनली इसका मेन मोटिव ये था, जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल के थ्रू वैल्यू बेस्ड नॉलेज या फिर वैल्यू बेस्ड कंटेंट विद्यार्थियों तक या स्टूडेंट तक पहुंचे। ठीक, और ये क्या करता था, टू लॉन्च या फिर ऑर्गेनाइज स्ट्रेंथन द रिसर्च वर्क इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, और रिसर्च वर्क भी कंडक्ट कराता था ऑन द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। उसके बाद जो NCERT का मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू इंश्योर सक्सेस आउटकम बाय प्रोवाइडिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक, लर्निंग मटेरियल आज भी जो स्कूल लेवल पे NCERT की बुक्स फॉलो की जाती हैं,
एंड प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज एट लार्ज स्केल। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी ये कराता है एनसीईआरटी। उसके बाद यूजीसी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद नैक। अब नैक ये एक्रीडेशन काउंसिल है और रेटिंग देता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को। सो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, और ये सेटअप हुई थी 1994 में। अब किसकी रिकमेंडेशन में हुई थी? एक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी 1986 में, ठीक। उसकी रिकमेंडेशन पे नैक सेटअप हुआ था 1994 में, ये सेटअप हो गया था नैक, ठीक। और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 थी उसकी रिकमेंडेशन पे। सो अब मेनली ये क्या करती है, यूजीसी ने एस्टेब्लिश किया। उसके बाद मेन क्या करती है, एक्सेस या फिर अक्रीडिएट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। अक्रेडिट का मतलब ये है, मतलब एक क्रेडिट या फिर एक रैंकिंग देती है, ठीक। अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें नैक की ग्रेडिंग आती है, नैक ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, या फिर जो भी आपकी ग्रेड होगा वो नैक की एक्रीडेटिंग, ठीक। तो मतलब रेटिंग या फिर एक ग्रेडिंग ग्रेड का काम करती है या फिर ग्रेड प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को। और उसके बाद न्यूपा, NUEPA, इट मीन्स 1962 में ये डेवलप हुई थी या फिर लॉन्च हुई थी, मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन या ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये जनरली ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल सपोर्ट टू यूनिवर्सिटी, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को भी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को भी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है। और उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव्स या फिर जितने भी एक डेवलपिंग प्रोग्राम है या एक्सपर्टाइज प्रोग्राम है, जैसे MPhil हो गया या PhD हो गया, ये उन कोर्सेज़ को कराता है। और ये जो जितने भी ये कोर्सेज़ हैं इनको ये बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, ठीक। जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है दैट इज़ न्यूपा, NUEPA। और भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी स्टडी कर लेना, क्योंकि कोई भी हायर एजुकेशन से टॉपिक आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में कौन कौन सा इसमें करेक्ट है? नंबर 1, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंगली ये सेटअप होती है। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये वाला क्वेश्चन ना कई बार आ चुका है इंडिविजुअली कि विजिटर ऑफ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन है? तो प्रेसिडेंट होता है विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसके बाद थर्ड है द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट सम ऑफ द मेंबर्स टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे पावर है, कुछ एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर वो नॉमिनेट कर सकता है। और बोर्ड और मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल जो ये वाला पॉइंट है, इंडिविजुअल भी एक पॉइंट आ सकते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द प्रेसिडेंट ओकेजनली प्रेसिडाइड्स या प्रेसाइड मतलब एक सभापति या फिर जो एक मेन अध्यक्ष है वो रोल प्ले करता है ओवर द मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी और कोर्ट। तो ये वाला फंक्शन नहीं है इसका, द प्रेसिडेंट ओकेजनली प्रेसाइड्स। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट किसी अध्यक्ष बन के या फिर सभापति बन के वहाँ पे ओकेजनली कमेटी का सभापति या फिर मीटिंग में सभापति बन के नहीं जाता। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन नहीं है, बाकी ये तीनों फंक्शंस हैं, ठीक। तो ये वाले जो फंक्शंस हैं ये इंडिविजुअल भी आ चुके हैं, जैसे जनरली हु इज़ द विजिटर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द ग्राउंड्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड। तो प्रोहिबिशन है, मना है ऑन द बेसिस ऑफ, इस बेसिस पे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखला नहीं ले सकते। देखो, रिलीजन के बेस पे किसी को मना नहीं कर सकते, तो रिलीजन के बेस पे, सेक्स के बेस पे या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते उसके एडमिशन के लिए, ठीक। बल्कि नेशनैलिटी के लिए, जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए भी कुछ कोटा होता है, तो उसके बेसिस पे, नेशनैलिटी के बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट हो सकता है नेशनैलिटी के बेसिस पे। लेकिन इन तीनों के बेसिस पे कभी भी एडमिशन प्रोसेस में प्रोहिबिटेड हम किसी को नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। तो ABC इसमें करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द स्कीम उन्नत भारत अभियान एम टू। तो उन्नत भारत अभियान जो ये स्कीम थी ये लॉन्च हुई थी 2014 में, ठीक। UPA गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की थी 2014 में। अब इसका मेन जो पर्पज़ ये था, जो विलेजेस एरियाज़ हैं, जो रूरल एरिया हैं, उनमें हायर एजुकेशन को डेवलप करना। हायर एजुकेशन को डेवलप करना या फिर इंक्रीज़ करना कहाँ पे?
रूरल एरियाज़ में जहाँ तक एक्सेसिबिलिटी कम है, जो जनरल एनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत कम आता है, तो उसको मेनली इंक्रीज़ करना था। और जितनी भी कैपेसिटी है या कैपेबिलिटीज़ है रूरल एरियाज़ में विद्यार्थियों में, उनको इंक्रीज़ या फिर अपग्रेड करना था। ठीक, तो मेनली ये रूरल एरिया से जुड़ा हुआ था उन्नत भारत अभियान। सो जो बी है इसका करेक्ट आंसर है, लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विद एटलीस्ट 5 विलेजेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज कंट्रीब्यूट टू अ डायरेक्ट लर्निंग। तो डायरेक्ट लर्निंग क्या है? हायर एजुकेशन में जो मूक है ना, ये स्वयं पोर्टल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार ये रिपीट होगी, किसी न किसी फॉर्म में आता ही है। तो ये डायरेक्ट टीचिंग बोल रहा है। डायरेक्ट टीचिंग या फिर डायरेक्ट लर्निंग वो होती है जहाँ पे टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली सोर्स से ही सीख लेते हैं या फिर डायरेक्टली सीख लेते हैं विदाउट हेल्प ऑफ टीचर। ठीक, तो उसमें नंबर 1 है टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग। तो टीम टीचिंग जहाँ पे आ गई है वहाँ पे क्या है, टीम टीचिंग, वहाँ पे टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, कोई रोल प्ले कर रहा है अपने आप से, अपने आप ही खुद सीख रहा है रोल प्ले करके, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट लर्निंग है। उसके बाद लेक्चर विद और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल्स। अब जो सी है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि लेक्चर है, लेक्चर क्या है, लेक्चर में से 1 वे होता है, और लेक्चर 1 वे होता है और प्रिपेयर किया है, दैट इज यहाँ पे टीचर की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन द वर्कशॉप एंड असाइनमेंट्स। अब जो स्टूडेंट उसने पार्टिसिपेट किया है, मतलब पार्टिसिपेट करके सीखा है वर्कशॉप में एंड असाइनमेंट में, तो ये वाला एक डायरेक्ट लर्निंग है। ठीक, उसके बाद मूक एंड ह्यूरिस्टिक्स, और मूक्स ये भी लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस करते रहे हैं। तो इसमें क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो ये ऑनलाइन कोर्सेज है, यहाँ भी विदाउट हेल्प ऑफ टीचर हम मटेरियल से सीधा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जरूरत हमें नहीं पड़ेगी टीचर की। ठीक, एंड एफ दैट इज इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, तो जहाँ पे इंटरेक्शन हो जाए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो भी डायरेक्ट लर्निंग नहीं है। तो डायरेक्ट लर्निंग क्या है, बी, उसके बाद डी, और उसके बाद ई। सो बी डी ई दैट इज ए जो है करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए एल मुदालियर। तो मुदालियर की कमेटी थी, मुदालियर कमेटी जो सेटअप हुई थी 1952 में। ठीक, अब दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। उसके बाद आई कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कोठारी कमीशन। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन जीडीपी का कितने % एजुकेशन पे खर्च करने की थी, 6%। तो ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत बार आ चुका है। ठीक, तो 6% अभी भी जो इंडिया है वो 6% एजुकेशन पे खर्चा जीडीपी का नहीं करता। ठीक, तो इस कमीशन के अकॉर्डिंग अगर आपने वेल्थ सेटअप करना है एजुकेशन सिस्टम, तो 6% खर्चा करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन 1964। ठीक, और जो मुदालियर कमेटी है, मुदालियर कमेटी सेटअप हुई 1952 में। और इसके बाद जो नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन है 1986 में। इनके भी एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, छोटे छोटे लेवल के पढ़ लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी वे में आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हमने पढ़ा था कि 127 अभी हैं करेंटली इंडिया में। तो मेनली होता क्या है, इनको एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड होती है, मतलब ऑटोनॉमी या फिर एक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड है थ्रू DHE, मतलब थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो MHRD के अंदर आता है, और ये एडवाइस पे काम करता है UGC के। अब मेनली क्या है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपना सिलेबस, अपना कोर्स और अपना एडमिशन प्रोसेस, फीस प्रोसेस अपने आप ही सेटअप करता है। ठीक, तो एक इंडिपेंडेंट है उस तरीके से। और मेनली जो इसमें बात है चांसलर की, सभी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसका जो चांसलर होता है वो होता है गवर्नर। बल्कि इसका जो चांसलर है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर है, वो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नर नहीं होता किसी स्टेट का, बल्कि वो क्या होता है, एक नॉमिनेट पर्सन होता है, या फिर वो किसी स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है। मतलब चांसलर अपॉइंटेड बाय द स्पॉन्सरिंग बॉडी अंडर इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। और अगर हम बात करें स्टेट में, तो स्टेट में जो चांसलर होता है वो होता है गवर्नर, फिर उसके बाद आता है डेप्यूटी चांसलर। ठीक, सो द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज द चांसलर ऑफ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। गवर्नर ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक, उसके बाद दे कैन डिज़ाइन देयर ऑन सिलेबस एंड कोर्स, इंडिपेंडेंट है, अपना कोर्स और अपना सिलेबस डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड दे कैन फ्रेम देयर ऑन गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फीस, तो इसमें भी ये इंडिपेंडेंट है। एंड दे कैन ग्रांट डिग्रीज ऑल्सो। तो ये 3 BCD
ये बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो एक स्टडी राज्यसभा और लोकसभा की जो कंपैरेटिव स्टडी है ना, ये कर लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी, कौन सा लोअर हाउस है कौन सा अपर हाउस है। तो राज्यसभा यहाँ पे अपर हाउस है, इज अ परमानेंट हाउस विच कैन बी डिजोल्व ओनली ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। देखो यहाँ तक तो लाइन बिल्कुल ठीक कही थी, एक परमानेंट हाउस है, ये डिजोल्व कभी भी नहीं हो सकता। विच कैन बी डिजोल्व कह रहा है, मतलब भंग कभी नहीं हो सकती, अब नेशनल इमरजेंसीज के टाइम भी नहीं। ठीक, एक परमानेंट हाउस है, लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ पे आधा तो ठीक है लेकिन आधा बिल्कुल गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो आफ्टर एवरी 2 years 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर्ड। तो राज्यसभा में ये भी प्रोविजन है कि 1/3, जितने भी 1/3% मतलब मैक्सिमम कितने हैं मेंबर्स, 238 और 12 नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट, तो 250 टोटल मेंबर्स हैं, उसमें से भी वो जो 1/3 मेंबर हैं वो 2 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं। और उसके बाद सी, members of the Rajya Sabha are elected indirectly by the elected representative of the people in the assemblies of the different states and union territories in the country। बिल्कुल ठीक है। देखो जो भी ये इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली, मतलब उनको पीपल डायरेक्टली चूज नहीं करती या डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं करती राज्यसभा के। हमने डायरेक्टली क्या हमने किए थे, हमने डायरेक्टली चूज किए थे एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो लोकसभा के मेंबर थे वो हमने चूज किए थे। अब जो लोकसभा के जो लोग हैं वो चूज करेंगे राज्यसभा के मेंबर। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, जो एमपी किसी एरिया को डिनोट करता था, तो अल्टीमेटली जो लोग हैं लोगों को वो रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, वहाँ का एमपी। ठीक, अगर वो एमपी किसी राज्यसभा के मेंबर के पक्ष में वोट देता है कि ये राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, तो अल्टीमेटली उसके मतलब वो किसके फेवर में बोल रहा है या किसके बिहाफ से बोल रहा है, वो उन सभी लोगों के बिहाफ से बोल रहा है जिनको वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब जिस एरिया में वो जहाँ भी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो भी उसकी चुनावी क्षेत्र जो भी है उसका। ठीक, तो उन जितने भी लोग थे उन्होंने डायरेक्टली वोट तो नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली वोट कर दिया कि ये राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। ठीक, तो इनडायरेक्टली सिलेक्ट होता है राज्यसभा का मेंबर। और सिलेक्ट कौन करता है, हम जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चूज किए, जो हमने एमएलए दैट इज सॉरी जो हमने एमपी चूज किए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर जो लोकसभा के मेंबर हैं वो। ओके, डी स्पीकर, तो यहाँ पे जो बी है वो भी करेक्ट है और सी ये भी करेक्ट है। डी है स्पीकर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकसभा। जो स्पीकर है वो रिप्रेजेंट करता है लोकसभा को और हेड भी होता है लोकसभा स्पीकर। उसके बाद वाइल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राज्यसभा। बल्कि ये वाला आधा स्टेटमेंट ठीक है लेकिन आधा गलत है। जो प्रेसिडेंट नहीं होता लेकिन वाइस प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट होता है या हेड होता है राज्यसभा का। ठीक, तो सी एंड डी यहाँ पे दैट इज बी एंड सी करेक्ट है, दैट इज सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग। देखो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी पावरफुल है और यहाँ पे पेपर 1 में भी। इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिप्लेस हुआ है प्लानिंग कमीशन की जगह। ठीक, प्लानिंग कमीशन जो सेटअप हुआ था 1950 में, अब रिप्लेस हो गया है 2014 में नीति आयोग में। अब मेनली इसका जो फंक्शन है वही है। अब देखते हैं कि इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ना तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब अगर आपको एक आर्टिकल मिल जाता है या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन से आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं रिटर्न हो रहा है कि आर्टिकल इसके तहत हमारा नीति आयोग आएगा। ठीक, जैसे 280 आर्टिकल के थ्रू क्या आता है, फाइनेंस कमीशन। स्टैट्यूटरी बॉडी वो है जो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है और स्टैट्यूटरी भी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी जनरली क्या होता है, पहले एक बिल होता है, बिल के बाद उसके बाद एक्ट बनता है। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइस देती है, चाहे एडवाइजरी बॉडी कह लो या फिर एक हेल्प प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को प्लानिंग के रिलेटेड या फिर एडवाइस देती है प्लानिंग के लिए, तो एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक, और उसके बाद सी, दैट इज इट इज़ नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये सी यहाँ पे करेक्ट है। इट इज़ अ थिंक टैंक, तो ये एक थिंक टैंक है। और जो प्लानिंग कमीशन का हेड है वो होता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन जो नीति आयोग का हेड है वो कौन होगा, मतलब चेयरमैन है वो कौन होगा, वो भी पीएम ही होगा। मतलब सेम है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया बस नीति आयोग में। ठीक, एक इसका सीईओ ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रेजेंट सीईओ है वो है अमिताभ कांत।
ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आ सकता है कि करंट CEO कौन है। तो जो C एंड D है ये आंसर आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन एंड रीजनिंग। तो असर्शन में स्टेटमेंट है द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट्स। जो मेन एजुकेशन का मोटिव है ये यही है कि क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करें, चाहे हायर सेकेंडरी का है या फिर हायर एजुकेशन का है। ठीक, तो इसमें मेनली ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद रीज़न है इसका क्यों हम क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें। मेन रीजन उसका ये है दीज एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट, क्योंकि इनसे हमें जॉब अच्छी मिलेगी। ठीक, ये रीज़न है। तो अब इसमें जो दोनों स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट असर्शन और रीजनिंग है, तो दोनों अपनी जगह पर करेक्ट हैं, लेकिन हम लोग क्या है सिर्फ जॉब लेने के लिए नहीं पढ़ते हम लोग। कई बार क्या है किसी का बिजनेस ऑलरेडी सेटअप होता है तो उसने अपनी क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग या एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए पढ़ता है। तो ठीक तो है जॉब प्लेसमेंट हमें मिलेगी, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ठीक, सो बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो यहाँ पे सेकंड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स द प्रेसिडेंट हैज इन रिलेशन टू लोकसभा। लोकसभा से रिलेटेड प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर्स हैं। नंबर 1 समोनिंग। समोनिंग क्या होता है, बुलवाना। जितने भी MPs हैं या फिर MPs हैं, मेंबर्स हैं, उनको क्या कर सकते हैं, मीटिंग के लिए बुलवा सकता है। टू कॉल फॉर अ मीटिंग या फिर आस्क टू कम, तो बुलवाना समोनिंग पावर राष्ट्रपति का यहाँ पे प्रेसिडेंट का है। उसके बाद एडजर्नमेंट साइन डाई, ये पावर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आप टर्मिनेट कर रहे हो, टर्मिनेट चाहे सेटिंग है चाहे वो किसी भी एक सीटिंग को हम टर्मिनेट कर रहे हैं फॉर द इनडेफिनेट टाइम, मतलब अनिश्चित काल के लिए हम क्या कर रहे हैं, अनिश्चित काल के लिए उसको डिले कर रहे हैं या अनिश्चित काल के लिए उसको स्थगित कर रहे हैं, तो वो है एडजर्नमेंट साइन डाई। तो ये वाला अनिश्चित काल के लिए ये वाली पावर नहीं है। उसके बाद प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है, प्रोरोगेशन होता है टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन। किसी भी सेशन, जैसे 3 सेशन होते हैं ना हमारे, एक बजट सेशन हो गया, उसमें मानसून सेशन हो गया, उसके बाद हो गया विंटर सेशन। तो प्रोरोगेशन क्या होता है, किसी भी एक सेशन को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, जितने भी पेंडिंग नोटिस होते हैं वो लैप्स कर जाते हैं, और जितने भी फ्रेश नोटिस होते हैं वो क्या होंगे, जो फ्रेश नोटिस हैं वो आएंगे फॉर नेक्स्ट सेशन। ठीक, तो प्रोरोगेशन भी एक पावर है प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, भंग होना, मतलब भंग करना, अंत। सो इट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेशन ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ अ हाउस। अब ये लोकसभा भंग होती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, वो परमानेंट है। तो हाउस कौन सा होगा, जो लोअर हाउस है, लोकसभा ही यहाँ पे भंग होगा। ठीक, और उसकी टाइम पीरियड कितना होता है, 5 ईयर होता है। और अगर चाहे प्रेसिडेंट चाहे 5 ईयर से पहले भी उसको डिसोल्व कर सकता है, मतलब उसको भंग कर सकता है। तो इसमें 5 ईयर की जो उसकी लाइफ है उससे पहले वो उसको डिसोल्व कर सकता है, मतलब भंग कर सकता है। तो ये भी इसका एक पावर है। तो जो पावर नहीं है वो क्या है, सेकंड वन पावर नहीं है, इनडेफिनेट टाइम तक या फिर अनिश्चित काल के लिए भंग या फिर अनिश्चित काल के लिए कोई सेटिंग को नहीं स्थगित कर सकता। और बल्कि 1 2 दैट इज 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4 ये इसके करेक्ट है। और इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, द इंटरवल बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट नॉट एक्सीड्स। इंटरवल जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 12 मंथ तो वैसे ही है साल में, और 3 सेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। चलिए 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, एक 20 और उससे पहले कौन सा था, 7th आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 7। दोनों UGC से रिलेटेड है। तो ये आप ग्रुप में या फिर कमेंट में पोस्ट कर देना कि भाई दोनों केस, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 20 के क्या आंसर्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक और इम्पोर्टेंट, हम यहाँ पे 2 टॉपिक को मर्ज करेंगे, रीजनिंग और प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन भी मेन है, उसके बाद रीजनिंग भी मेन है। ठीक, तो ये दोनों ही करेंगे हम। 2020 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।